जब निकिता ने अभिराज जी की ये बातें सुनी कि रुद्र और मीरा दोनों एक साथ हैं तो वो आग बबूला हो गई और गुस्से में अपने कमरे में जाकर किसी को फ़ोन करने लगी। फ़ोन लगाते ही उसने कहा, हेलो रुद्र मेरे हाथों से निकला जा रहा है और इसकी वजह है वो मीरा। वह हर बार रुद्र को मुझसे दूर कर रही है। मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। ये कहते हुए उसने फ़ोन ज़ोर से बेड पर पटक दिया। फ़ोन रखते ही निकिता मन में सोचने लगी, मैं जिस मकसद से यहाँ आई हूँ उसे तो मैं किसी भी कीमत पर हासिल करके रहूँगी, और भले ही उसके लिए मुझे रुद्र से शादी ही क्यों ना करनी पड़े। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे मेरा मकसद पूरा करना ही है। और ये मीरा, मुझे इतने दिनों से लगा था कि ये मीरा इस घर में सिर्फ एक नौकर जैसी है। रुद्र भी उसे सिर्फ नौकर मानता है, पर ये तो पूरे दिन रुद्र के साथ ही रहती है। कहीं इसके और रुद्र के बीच में कुछ चल तो नहीं रहा है ना? नहीं नहीं, रुद्र ऐसा नहीं है। वो किसी भी अरी गहरी लड़की को अपना हमसफ़र नहीं बना सकता। वो मेरा दोस्त है और मेरा ही हमसफ़र भी बनेगा, सिर्फ मेरा। मैं जो चाहूँगी वो वही करेगा। उसे मेरा मकसद पूरा करने में मेरा साथ देना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने हमेशा उसका इतना साथ दिया है, उसे भी मुझे इन सब बातों का हिसाब देना ही होगा, और उसके लिए मुझे उससे शादी करनी ही होगी। शादी करने के बाद मेरा मकसद पूरा हो जाएगा, फिर मैं यहाँ से चली जाऊँगी। और बाहर विदेश में तो यहाँ का कोई कानून नहीं लगता, वहाँ वो लोग मेरा क्या ही बिगाड़ लेंगे। पर यहाँ के लिए तो मुझे रुद्र का दिल जीतना ही पड़ेगा। पर कैसे? वो तो उस मीरा के चक्कर में मुझसे बात तक नहीं करता। इसलिए मुझे उसे और मीरा को किसी भी कीमत पर दूर करना होगा, और उसके लिए मुझे दोनों के बीच में गलतफहमी पैदा करनी होगी। और किसी भी कच्चे रिश्ते में गलतफहमी पैदा करना बहुत ही आसान होता है। तुम ज़्यादा मत उड़ो मीरा, तुम यहाँ वापस आओ तो सही। मैं यहाँ तुम्हारा पत्ता काटने बैठी हूँ। तुम्हारे पापा की बर्थडे पार्टी है ना, उसी में तुम्हें ऐसा तोहफा मिलेगा कि तुम पूरी ज़िंदगी याद रखोगी कि तुमने किससे पंगा लिया था। अब तो बस मुझे तुम्हारे यहाँ आने का इंतज़ार है। निकिता अपने में ही ये सब बड़बड़ा ही रही थी कि उसका फ़ोन बजने लगा। उसने फ़ोन उठाया और फ़ोन को स्पीकर पर रखकर रोमांटिक आवाज़ में बोली, हेलो बेबी। सामने से आवाज़ आई, हेलो माय डार्लिंग, व्हाट आर यू डूइंग? कुछ नहीं, बस योजना बना रही हूँ कि रुद्र को कैसे अपने काम के लिए राज़ी किया जाए। लेकिन मुझे लगता है कि उसे मनाना कोई आसान काम नहीं है। तभी सामने से आवाज़ आई, तो फिर तुम अपने काम को कब और कैसे अंजाम दोगी? निकिता ने कहा, मैं उससे प्यार का झूठा नाटक करके शादी करने की सोच रही हूँ। अच्छी सोच है, इसे जारी रखो और समस्याओं से दूर भागो। लेकिन मेरा क्या, मैं तुम्हारे बिना पूरी तरह से ऊब गया हूँ। अब आओ और मेरे साथ वीडियो कॉल पर कुछ रोमांटिक चुंबन और आलिंगन दो तुरंत, क्योंकि मैं बहुत थक गया हूँ और मुझे वास्तव में तुम्हारे प्यार की ज़रूरत है। निकिता सोचते हुए बोली, ओ मेरी जान, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, और हाँ, मैं तुम्हें सब कुछ दे रही हूँ जो भी तुम्हें चाहिए। अब चलो हम वीडियो कॉल शुरू करते हैं रोमांटिक पलों के लिए। मेरे प्रिय जीत, मैं तुम्हें चूमना चाहती हूँ। ओके माय डार्लिंग, कहते हुए जीत ने फ़ोन कट करके निकिता को वीडियो कॉल किया। निकिता ने सबसे पहले जल्दी जल्दी में खुद को संवारा और फिर वो जाकर जीत के साथ वीडियो कॉल पर रोमांटिक पल एंजॉय करने लगी। इधर मीरा जींस टॉप पहनकर बाहर निकली, जो उसे थोड़ा फिट हो रहा था। वो जैसे ही बाहर निकली उसने देखा आरव बाहर ही खड़ा था। मीरा को देखते ही उसने पूछा, अरे तुम्हें कपड़े ठीक से आए तो सही ना? दरअसल ये मेरी एक दोस्त के कपड़े हैं, उसका घर यहीं पास में है। मैं जाकर उससे ही कपड़े ले आया था, क्योंकि अभी बारिश में कोई शॉप तो ओपन होगी नहीं। मीरा कहने तो वाली थी कि कपड़े थोड़े फिट हैं, पर उसने सोचा जाने दो, नहीं कहना चाहिए, क्योंकि आरव ने उसके लिए इतना किया वो ही बहुत है। कम से कम ये रुद्र की तरह तो नहीं है ना कि गुस्से से डांटे और डांटने के बाद गायब हो जाए। ये सोचते हुए मीरा रुद्र को ढूंढने लगी। आरव ने मीरा को रुद्र को ढूंढते हुए देखा तो कहा, अरे वो भी फ्रेश होने गया है। जब वो तुम्हें लेने गया था तो वो भी गीला हो गया था, इसलिए मैंने ही उसे कहा कि तू भी जाकर कपड़े चेंज करके रेडी हो जा। उसे मैंने अपने कपड़े दे दिए थे, क्योंकि मैं अपने साथ कपड़ों की तिजोरी जो लेकर घूमता हूँ। जहाँ जो ज़रूरत पड़े वो कपड़े उठाओ और फ्रेश रूम में जाकर तैयार हो जाओ। कहते हुए आरव हंसने लगा। मीरा भी उसकी इस बात पर हंसने लगी। तभी आरव ने मीरा से पूछा, तुम्हें सच में कपड़े कंफर्टेबल तो है ना? क्योंकि तुम्हारे चेहरे से ही पता चल रहा है कि तुम कंफर्टेबल नहीं हो। मुझे तो लगता है आरव कि तुम्हें सबका चेहरा पढ़ना बहुत अच्छे से आता है। मैं कंफर्टेबल हूँ, बस थोड़े से फिट हैं कपड़े, पर चलेगा। लगता है तुम्हारी दोस्त मुझसे भी ज़्यादा पतली है।
मीरा हंसते हुए ये बात कह रही थी, पर हंसते हुए जब उसकी नज़र सामने की तरफ गई तो वहीं के वहीं ठहर गई, क्योंकि सामने से रुद्र आ रहा था और उसने पहली बार ब्लैक टी शर्ट के साथ ब्लू जींस पहनी हुई थी। पानी में भीगने की वजह से उसके बाल बिखरे हुए से हो गए थे। साथ ही गीले बालों में तो उसका चेहरा और भी ज़्यादा निखर रहा था। मीरा ने जब उसे देखा तो कुछ पलों के लिए उसे देखती ही रह गई। आरव ने जब मीरा को खुद के पीछे किसी को देखते हुए नोटिस किया तो वो भी पीछे मुड़कर देखने लगा। उसने देखा कि सामने से रुद्र आ रहा था। वो जैसे ही आरव के पास पहुंचा तो आरव उससे मुस्कुराते हुए बोला, अबे रुद्र, आज तो तू एकदम माल लग रहा है यार, सच में। पागल वागल है क्या तू? कुछ भी बोलता है। मतलब कुछ भी। देख तो लिया कर कहाँ क्या बोल रहा है। ये कहकर रुद्र अपनी घड़ी पहनने लगा तो आरव बोला, हाँ पागल तो हूँ मैं, लेकिन तेरे प्यार में। तू इतना हैंडसम लग रहा है तो बता मैं क्या करूँ। अगर मैं लड़की होता तो आज तो तुझे देखकर बेहोश ही हो गया होता और शायद प्रपोज भी कर देता। पता नहीं मीरा लड़की होते हुए भी तुझे देखकर खुद को कंट्रोल कैसे करे हुए है। इस बात पर आरव ने जल्दी से मीरा की तरफ देखा तो मीरा अपने फ़ोन में लगी हुई थी। ये देखकर रुद्र ने राहत की सांस लेते हुए सोचा, चलो मीरा ने कुछ सुना नहीं, क्योंकि उसका ध्यान तो मोबाइल में है। फिर उसने आरव को कोहनी मारकर साइड में ले जाते हुए उससे कहा, तू सच में पागल हो गया है? क्या क्या बोल रहा है तू मीरा के सामने? एक दिन बहुत पिटवाएगा इससे तू मुझे। सच में, आरव बोला। अरे बाबा जस्ट चिल, मैं तो मजाक कर रहा था। तो रुद्र ने कहा, मीरा ऐसी वैसी लड़की नहीं है, बहुत ही खतरनाक लड़की है। अगर कुछ भी ऐसा वैसा बोला ना उसके सामने तो कल से वो हमसे दोस्ती भी तोड़ देगी। ऐसा क्या? मीरा ने भले ही फ़ोन में अपनी नज़रें गड़ाई हुई थी, पर उसका ध्यान अब भी रुद्र की बातों पर ही था। उसे रुद्र की बात सुनकर हंसी आ गई, इसलिए वो फ़ोन पर बात करने का बहाना करते हुए दूसरी तरफ चली गई और वहां जाकर वो रुद्र की बातों को याद करके खूब हंसने लगी। तभी उसने सोचा, ये रुद्र बिना एकदम पागल है। उसे ये कैसे लगा कि अगर वो सामने हो तो मेरा ध्यान अपने फ़ोन में होगा। मैं तो उसे ही देख रही थी, बस उसे पता ना चले, इसके लिए फ़ोन में देखने लगी थी। वैसे ये क्या लग रहा है, आज आज तो ये लड़का मार ही डालेगा मुझे। एक तो पहले से ही इसे देखकर मेरे मन में ना जाने कैसे कैसे ख्याल आ रहे थे और अब तो इसने मेरी फेवरेट ब्लैक कलर की टी शर्ट भी पहन ली है। अब तो ये और भी ज़्यादा हॉट लग रहा है। पता नहीं इसे देखकर मैं खुद को कैसे कंट्रोल कर पाऊंगी। सोचते हुए ही मीरा फ़ोन को स्क्रॉल करने लगी। तभी उसे कुछ याद आया और वो बोली, अरे यार, मैं इस रुद्र को देखने के चक्कर में मम्मी पापा को तो फ़ोन करना ही भूल गई। हे भगवान, आज तो सच में मम्मी की डांट खानी पड़ेगी। आज तो नहीं बच पाऊंगी मैं मम्मी की डांट से। ये सोचते हुए मीरा ने जल्दी से अपनी मम्मी को फ़ोन लगा दिया। उधर गायत्री जी ने फ़ोन उठाया और उठाते ही मीरा की आवाज़ सुनकर पूछा, कहाँ हो तुम? अरे मम्मी, वो मैं ना, जब हॉस्पिटल में गई थी तब मैंने रुद्र को वहाँ खड़े देखा। वो बहुत ही परेशान लग रहा था। बताते हुए मीरा ने सुबह से जो कुछ भी हुआ था उस सब के बारे में गायत्री जी को बता दिया। तो गायत्री जी बोली, तेरे पास इतना भी टाइम नहीं है कि हमें एक फ़ोन करके बता सके? सॉरी मम्मी, वो क्या है ना, मैं जल्दी जल्दी में भूल गई थी और अभी इतनी तेज़ बारिश हो रही है कि हमें एक रेस्टोरेंट में रुकना पड़ा। जैसे ही बारिश ख़त्म हो जाएगी हम यहाँ से मौसी के घर निकल जाएंगे। इस पर गायत्री जी ने कहा, हमें रुद्र पर भरोसा है कि वो तुझे अच्छे से संभाल लेगा, इसलिए उसने पहले से ही फ़ोन करके हम सबको तुम्हारे बारे में बता दिया था। मीरा ने हैरान होते हुए कहा, क्या सच में? हाँ सच में, पहले अधिराज जी ने हमें इन्फॉर्म किया, फिर उनका कॉल ख़त्म होते ही रुद्र का भी कॉल आ गया था और उसने हम सबको सब कुछ बता दिया। अब तुम रुद्र को ज़्यादा परेशान मत करना, उसकी हेल्प करने गई हो तो उसकी हेल्प करना। मीरा ने मन में सोचा, अरे ये मेरी मम्मी है या उसकी? मतलब एक तो मैं अपना काम छोड़कर यहाँ इसके साथ आई हूँ और मेरी मम्मी मुझे ही डांट रही है, ये सही है। तभी गायत्री जी दूसरी ओर से बोली, हेलो मीरा, क्या हुआ? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? कुछ नहीं मम्मी, बस ऐसे ही मैं देख रही थी कि बारिश रुक गई या नहीं। ठीक है, तू अपना काम कर ले और अच्छे से रहना। मीरा बोली, ठीक है मम्मी, अब रखती हूँ फ़ोन। गायत्री जी ने ठीक है कहा और फ़ोन रख दिया। फ़ोन रखते ही मीरा मन में सोचने लगी, रुद्र कितना रेस्पॉन्सिबल है। सोचते हुए उसने जब पीछे पलटकर देखा तो देखा कि आरव और रुद्र अभी भी एक दूसरे से बात कर रहे थे। मीरा उन्हें देखकर मुस्कुरा दी और उनके पास गई। मीरा को देखते ही आरव ने मीरा से पूछा, अरे मीरा, तुम्हारे हाथ में तो ड्रेसिंग हुई थी, तो कहीं बैंडेज बारिश में भीगने की वजह से ख़राब तो नहीं हो गई? मीरा ने हंसते हुए कहा,
नहीं यार, अब मुझे पता है मैं बारिश के पीछे कितनी पागल हूँ, इसलिए मैंने डॉक्टर से वाटरप्रूफ बैंडेज ही लगवाया था। और अब तो उन्होंने कुछ ज़्यादा बैंडेज किया भी नहीं है, सिर्फ दिखावे के लिए पट्टी बांधी है बस। ठीक है, पर तुम अपना ध्यान रखना। तभी मीरा रुद्र से बोली, तुम्हारी चोट तो ठीक है ना रुद्र? हाँ, मैंने तो कब का डॉक्टर से मिलकर अपनी ड्रेसिंग बैंडेज निकलवा दी हैं। इस बात पर आरव ने कहा, हाँ ये तो अब एकदम चंगा है, मैंने इसका हाल चाल तो कब का पूछ लिया था। इस बात पर तीनों मुस्कुरा दिए। फिर रुद्र ने मीरा से पूछा, तो चले अब? हाँ चलो। फिर रुद्र ने आरव से कहा, ठीक है भाई, हम चलते हैं, फिर मिलते हैं। ठीक है, संभल कर जाना तुम दोनों। और अगर वहाँ किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम हो तो तुरंत मुझे फ़ोन कर देना। रुद्र ने ठीक है कहते हुए मीरा से कहा, तुम यहीं खड़ी रहो, तब तक मैं गाड़ी लेकर आता हूँ। रुद्र ये कहकर गाड़ी लेने के लिए चला गया। उसके जाते ही मीरा ने आरव से कहा, आरव तुमने मुझे अपना नंबर तो दिया ही नहीं। अरे हाँ, ये तो रह ही गया, कहते हुए उसने जल्दी से मीरा को मोबाइल लेकर उसमें खुद का नंबर सेव कर दिया। तो मीरा ने कहा, ठीक है, अब मैं तुम्हें इसी नंबर पर इनविटेशन भेजूंगी और तुम्हें ज़रूर आना है, समझे? अब हम दोस्त हैं मीरा, अब मैं बिना बुलाए भी तुम्हारे घर पहुंच सकता हूँ। हाँ बिल्कुल आरव, तुम किसी भी टाइम और कभी भी मेरे घर पर आ सकते हो, बस आना ज़रूर। ये कहते हुए मीरा आरव के गले लगने लगी। आरव ने भी उसे गले लगाया और कहा, मैं ज़रूर आऊँगा मैडम। उन दोनों ने जैसे एक दूसरे को गले से लगाया, वैसे ही रुद्र वहाँ गाड़ी लेकर आ गया। उसने जब उन्हें गले मिलते हुए देखा तो वो सोचने लगा, ये मीरा ना सबके साथ अच्छे से बात करती है, सिर्फ उसे मेरे साथ ही बात करने में प्रॉब्लम होती है। वो सबसे गले भी लगती है, पर मुझसे तो ऐसे लड़ती है जैसे मैं इसका कितने जन्मों का दुश्मन हूँ। ये सोचते हुए उसने मीरा को कॉल लगा दिया। मीरा ने जब रुद्र का कॉल देखा तो आरव से अलग होते हुए उसने कॉल उठाया। उसके कॉल उठाते ही रुद्र ने कहा, चलो मैं सामने की साइड खड़ा हूँ। हाँ आई, कहते ही उसने आरव को कहा, रुद्र सामने आ गया है तो मैं चलती हूँ। उसके ये कहते ही आरव भी मीरा के साथ साथ में चलने लगा। तभी मीरा ने कहा, अरे मैं चली जाऊंगी, तुम क्यों इतनी तकलीफ कर रहे हो? अरे इसमें तकलीफ कैसी, तुम चुपचाप चलो, कहते हुए आरव मीरा के साथ रुद्र की गाड़ी के पास तक आया। उसने दरवाज़ा खोलकर मीरा को बैठाया और फिर दोनों को बाय करते हुए उसने उन दोनों को विदा कर दिया। उन दोनों के जाते ही आरव भी जल्दी से अपने कामों में लग गया। इधर मीरा आरव के बिहेवियर से बहुत खुश थी, इसलिए उसने रुद्र से कहा, आरव कितना अच्छा है ना, मुझे तो उसका बिहेवियर बहुत अच्छा लगा। रुद्र बोला, तो वापस छोड़ाऊँ क्या तुम्हें उसके पास ही? रुद्र को यूँ रूडली बोलते देख मीरा ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं है, अगर मुझे उससे मिलना या बात करनी होगी तो मैं खुद कर लूँगी। तुमसे तो बात करना ही बेकार है, कहते हुए मीरा मुंह फुलाकर खिड़की में से बाहर देखने लगी। तो रुद्र ने कहा, मत करो बात, किसने कहा तुमसे कि मुझसे बात करो? हाँ ठीक है, नहीं करूँगी। मीरा ने ये कहा ही था कि तभी रुद्र के पास निकिता का कॉल आने लगा। रुद्र ने तुरंत फ़ोन उठाया और पूछा, हाँ बोलो निकिता। निकिता का नाम सुनते ही मीरा और चिढ़ गई और गुस्से में वो अपना मोबाइल ज़ोर ज़ोर से गोल गोल घुमाते हुए बाहर की तरफ देखने लगी। इधर निकिता ने पहले रुद्र से उसका हाल चाल पूछा और फिर उससे कहा, रुद्र मुझे तुमसे कुछ बहुत ज़रूरी बात करनी थी, मैंने तुमसे कहा था ना? हाँ बोलो ना निकिता। निकिता ने कहा, मैं चाहती थी कि मैं तुम्हें एक स्पेशल मोमेंट में ये बात बताऊंगी, पर फिर सोचा चलो फ़ोन पर ही बता देती हूँ। हाँ हाँ बोलो निकिता, मैं सुन रहा हूँ। तो निकिता बोली, रुद्र आई लव यू। ये सुनते ही रुद्र ने ज़ोर से चीखते हुए कहा, क्या? और चिल्लाने के चक्कर में उसकी गाड़ी भी अनबैलेंस हो गई। गाड़ी के अनबैलेंस होने से मीरा चिल्लाने ही वाली थी, लेकिन उसके चिल्लाने से पहले ही रुद्र ने जैसे तैसे करके खुद ही गाड़ी को संभाल लिया और गाड़ी की स्पीड कम करके गाड़ी को साइड में लगाने की कोशिश करने लगा। पर अफसोस, गाड़ी को काफ़ी संभालने के बावजूद गाड़ी जाकर एक पेड़ से टकरा गई। गाड़ी की स्पीड कम हो गई थी, जिसकी वजह से गाड़ी टकराने के बावजूद भी उन दोनों को चोट नहीं आई। गाड़ी रुकने के बाद दोनों ने राहत की सांस ली। मीरा ने तो डर के मारे अपनी आंखें ही बंद कर ली थी ताकि वो एक्सीडेंट होते ना देख सके। गाड़ी रुक जाने के बाद दोनों के सही सलामत होने की वजह से रुद्र ने आंखें बंद करते हुए दिल से भगवान जी का शुक्रिया कहा। फिर उसने मीरा को देखकर धीरे से उससे पूछा, मीरा तुम ठीक हो? रुद्र की आवाज़ सुनकर मीरा ने सामने की तरफ देखा तो उसने देखा कि उनकी गाड़ी एक पेड़ से टकरा गई है। तो वो ये देखकर और भी ज़्यादा घबरा गई और वो बिना कुछ सोचे समझे ही रुद्र को पकड़कर उसके गले से लग गई। फिर थोड़ी देर में बोली, रुद्र देखो, इस शहर में घुसते ही वो भूत हमारे पीछे पड़ गया, इसलिए उसने हमारा एक्सीडेंट करवा दिया, देखो। मीरा के अचानक गले लगने से रुद्र थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो गया था।
पर फिर उसे ना जाने क्या हुआ कि उसने भी आगे बढ़कर मीरा को अपने सीने में छुपा लिया और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरने लगा। मीरा काफ़ी घबरा गई थी, पर रुद्र ने जब उसे संभाला तो वो थोड़ी सी शांत होने लगी। तभी रुद्र ने अपने मन में कहा, एक पल के लिए ध्यान इधर उधर हो जाने से पता नहीं जिंदगी क्या से क्या हो जाती है। ये तो भगवान का शुक्र है कि हम बच गए, पर आज मेरा ध्यान उस निकिता की वजह से भटका। अब किसी भी कीमत पर मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अब तो बस एक बार वो मुझे मिल जाए तो मैं उसे बताता हूँ उसकी हिम्मत कैसी हुई मुझे ऐसे आई लव यू बोलने की, या फिर मुझ पर ऐसे हक जमाने की। ये हमारा एक्सीडेंट भी सिर्फ उसकी वजह से ही हुआ है, सिर्फ उसकी वजह से। मैं तो उसे अपना कितना अच्छा दोस्त समझता था और वो मेरे बारे में ऐसा सोचती थी। अब तो बस घर पहुंचने दो मुझे, फिर उसकी खैर नहीं। लेकिन इन सबसे पहले मुझे मीरा के दिमाग से इस भूत का ख्याल निकालना पड़ेगा, नहीं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ये सोचते हुए रुद्र ने मीरा की तरफ देखा, जो कि अभी तक घबराई हुई उसकी बाहों में ही छिपी हुई थी। फिर रुद्र ने धीरे से कहा, मीरा। उसकी आवाज़ से मीरा जैसे अचानक से होश में आई, और जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि वो रुद्र की बाहों में थी। ये देखकर मीरा जल्दी से रुद्र से अलग हुई और घबराते हुए ही उसने रुद्र से सॉरी भी कह दिया। इस बात पर रुद्र ने कहा, कोई बात नहीं मीरा, वैसे गलती मेरी थी। मैं ही फ़ोन पर बात कर रहा था जिसकी वजह से हमारा ये एक्सीडेंट हो गया। कोई बात नहीं रुद्र, हम सेफ हैं, यही बहुत बड़ी बात है। वैसे तुम्हें कोई चोट तो नहीं आई है ना? नहीं, चोट तो नहीं आई है, पर अफसोस हमारी गाड़ी पेड़ से टकरा गई। लेकिन ऐन मौके पर स्पीड बैलेंस्ड कर लेने की वजह से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अच्छा हुआ कि हम दोनों को कुछ नहीं हुआ। तो रुद्र ने कहा, सॉरी मीरा, वो मेरी वजह से। मीरा ने रुद्र की बात को बीच में ही काटते हुए कहा, तुम सॉरी मत बोलो रुद्र। मान लो अगर मैं इस समय तुम्हारी जगह रहती तो मेरा भी तो यही हाल होता ना। मान लो कि अगर ये गलती मुझसे हुई होती तो। इसीलिए कह रही हूँ, गलती तो होती रहती हैं, पर हाँ, ये गलतियाँ दोबारा नहीं होनी चाहिए। ये कोशिश हमें ज़रूर करनी चाहिए। उनका एक्सीडेंट हुआ देखकर अब तक कुछ लोग उनके आसपास इकट्ठे भी हो गए थे, पर जब बाहर खड़े लोगों ने देखा कि वो लोग सेफ हैं तो वो लोग अपने अपने रास्ते चले गए। थोड़ी ही देर में रुद्र ने गाड़ी चालू करने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी चालू ही नहीं हुई। इसलिए उसने मैकेनिक को कॉल करने के लिए अपना फ़ोन निकाल लिया। पर जब उसने अपना फ़ोन निकाला तो देखा कि उसका फ़ोन तो स्विच ऑफ हो गया था, जिसे देखकर रुद्र परेशान होकर उसे ऑन करने की कोशिश करने लगा। मीरा ने रुद्र को जब ऐसे परेशान होते देखा तो उसने कहा, रुद्र, शायद हड़बड़ाहट में तुमसे फ़ोन बंद हो गया होगा। एक काम करो, फ़िलहाल तुम मेरा मोबाइल यूज़ कर लो। अरे नहीं मीरा, इसकी क्या ज़रूरत है, मैं मैनेज कर लूँगा। अरे मैं तुम्हें अपना मोबाइल यूज़ करने के लिए दे रही हूँ, कोई हमेशा के लिए रखने के लिए थोड़ी ही दे रही हूँ, जो इतनी फॉर्मेलिटी कर रहे हो। रुद्र बोला, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। जी नहीं, तुम्हारे कहने का तो वही मतलब था कि तुम एक लड़की से कैसे हेल्प लग सकते हो, है ना? वैसे मुझे किसी की ज़बरदस्ती हेल्प करने का कोई शौक़ नहीं है। तुम करो अपने आप मैनेज, में थोड़ी देर खुली हवा में बाहर टहलने जा रही हूँ। कहते हुए मीरा दरवाज़ा खोलकर कार से नीचे उतर गई। उसे देखकर रुद्र ने अपने मन में कहा, यार ये लड़की है या सुपरफास्ट एक्सप्रेस। मतलब मैंने एक बार क्या ना बोल दिया, इसने तो पूरा आसमान सिर पर उठा लिया और मुझे तो बोलने का मौका तक नहीं दिया, खुद ही बोलती रही। खैर जाने दो, गलती मेरी है तो मुझे ही उसे सुधारना होगा। मुझे जल्दी से कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना बहुत देर हो जाएगी। ये मौसी भी ना, ये सब उनके उस भूतिया सपने की वजह से हो रहा है। मुझे तो लग रहा है आज का पूरा दिन एडवेंचर में ही निकल जाएगा। यही सोचते हुए रुद्र अपना मोबाइल चालू करके कार से बाहर उतर गया और थोड़ी देर में ट्राई करने के बाद फाइनली उसका मोबाइल भी चालू हो गया। रुद्र ने अपने मन में कहा, थैंक यू गॉड हेल्प करने के लिए, वरना आज तो बहुत ही बड़ी वाली प्रॉब्लम हो जाती। वहीं जैसे ही रुद्र ने फ़ोन चालू किया उसने देखा कि उसके फ़ोन पर निकिता की कम से कम 20 मिस्ड कॉल थी। रुद्र को अब निकिता से इरिटेशन होने लगी थी, इसलिए उसने तुरंत उसे कॉल बैक कर दिया। निकिता ने एक ही रिंग में उसका फ़ोन उठा लिया तो रुद्र ने गुस्से में उससे पूछा, निकिता ये सब क्या है? निकिता ने हड़बड़ाते हुए कहा, पहले ये बताओ रुद्र, तुम ठीक तो हो ना? मैं तुम्हें कब से फ़ोन लगा रही हूँ, पर तुम्हारा फ़ोन ही नहीं लग रहा था। तुम हो कहाँ? मैं कहीं भी हूँ, उससे तुम्हें क्या है? पहले तुम मेरे सवालों का जवाब दो। तुमने ये थोड़ी देर पहले मुझसे फ़ोन पर क्या कहा था? तुम जानती हो तुम्हारी वजह से। रुद्र कहते कहते रुक गया और रुक कर सोचने लगा। नहीं, इस एक्सीडेंट के बारे में मुझे निकिता को कुछ नहीं बताना। रुद्र की आवाज़ बंद होते ही निकिता सोचने लगी।
लगता है रुद्र यही कहना चाहता है कि मैंने जो उससे आई लव यू कहा उसकी वजह से उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। ये सोचते ही निकिता एक्साइटेड हो गई और उसने एक्साइटमेंट में ही पूछा, रुद्र मैंने जो कहा उसकी वजह से क्या? रुद्र ने जब निकिता की बातें सुनी तो उसे और गुस्सा आ गया। उसने पहले मीरा की तरफ देखा कि कहीं मीरा उसकी बातें तो नहीं सुन रही, पर जब उसने देखा कि मीरा तो सामने वाले ठेले के पास खड़ी है तो उसने राहत की सांस ली। और फिर उसने निकिता से गुस्से में कहा, तुम्हारी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था। तुम तो मेरी बचपन की दोस्त हो और तुम मेरे बारे में ऐसी सोच रखती हो। मुझे तो इस समय तुम्हें दोस्त कहने में भी शर्म आ रही है। तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया निकिता? निकिता ने जब रुद्र की ये बातें सुनी तो वो शॉक्ड हो गई। उसे रुद्र से बिल्कुल भी ऐसी उम्मीद नहीं थी कि रुद्र ऐसा भी कुछ बोलेगा। फिर उसने खुद को संभालते हुए रुद्र से कहा, देख रुद्र, बात यह है कि मेरे घर वाले मेरे लिए लड़का देख रहे थे, तो मैंने उन्हें ना कह दिया था। फिर उन्होंने मुझे तुम्हारा नाम सजेस्ट किया और ये भी बताया कि अंकल ने बचपन से ही हम दोनों की शादी फिक्स कर रखी है। पहले मुझे भी ये गलत लगा, पर फिर मैंने सोचा कि वैसे भी हम दोनों चाइल्डहुड पार्टनर्स हैं, तो किसी अनजान इंसान से शादी करने से तो अच्छा है कि मैं तुमसे शादी कर लूं। तुम ही मेरे हमेशा के लिए पार्टनर बन जाओ। इसमें मैंने क्या गलत सोचा रुद्र? और वैसे भी मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ तुमसे मिलने ही आई हूँ, तुम्हें अच्छे से जानने के लिए, तुम्हारे साथ वक्त बिताने के लिए, तुम्हारे साथ घूमने फिरने के लिए। पर जब से मैं यहाँ आई हूँ तब से तुम तो मुझे बस इग्नोर ही मारे जा रहे हो। आखिरकार मैंने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है रुद्र, कि तुम मुझसे यूं नजरें फेर रहे हो? निकिता की इतनी सारी बातें सुनकर रुद्र शॉक्ड रह गया और सोचने लगा कि वो अब क्या बोले। इधर निकिता ने अपने मन में कहा, ये तो इमोशनल ड्रामा का टेलर था रुद्र, सिंघानिया, पूरी पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। ये सोचकर ही उसने फिर से बोलना चालू करते हुए कहा, देखो रुद्र, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम मुझसे नफरत करोगे और मुझे इस तरीके से इग्नोर मारोगे। तुम्हें मुझसे बात नहीं करनी तो मैं फ़ोन रख देती हूँ और मैं बहुत जल्दी यहाँ से वापस भी चली जाऊँगी, क्योंकि जब आपके दोस्त ही आपसे बेवजह रूठ जाएं तो आप क्या ही कर सकते हो। कहते हुए निकिता रोने का नाटक करने लगी और रोते हुए उसने फ़ोन काट दिया। रुद्र ने जब निकिता को रोते हुए सुना तो वो भी इमोशनल हो गया और मन में सोचने लगा, सही तो कह रही है निकिता, उसकी गलती क्या है? मैं बेमतलब में उसे क्यों डांट रहा हूँ? इस बारे में तो मुझे मेरे पापा से बात करनी चाहिए। इधर निकिता फ़ोन रखते ही ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और हंसते हुए ही बोली, इतने दिन से मैं तुम्हारे दोस्त हूँ रुद्र, मुझे तो पता ही होगा ना कि तुम्हारा वीक पॉइंट क्या है। तो ये था ट्रेलर मेरे इमोशनल ड्रामा का और मुझे पता है मेरी ये चाल ज़रूर कामयाब हो गई होगी। अब फ़िलहाल के लिए तुम्हारे दिमाग में सिर्फ़ और सिर्फ़ निकिता ही रहेगी। सोचते हुए वो ज़ोर-ज़ोर से हँसने लगी और हँसते हुए ही उसने अपनी डायरी निकाली और गूगल पर कुछ सर्च करने लगी। इधर रुद्र निकिता के फ़ोन कॉल से परेशान था कि तभी एक छोटा-सा बच्चा उसके पास आया और बोला, हेलो सर, ये आपके लिए, आपको ये बहुत पसंद है ना? ये कहते हुए उसने एक आइसक्रीम रुद्र की तरफ बढ़ा दी। रुद्र ने जब उसे देखा तो वह बहुत खुश हुआ और उसने बच्चे के पास बैठते हुए उसे अपनी गोद में उठा लिया और प्यार से उसे पुचकारते हुए पूछा, तुम्हें कैसे पता कि मुझे आइसक्रीम पसंद है? तो उस बच्चे ने अपने हाथ से दूसरी तरफ इशारा करते हुए कहा। उन्होंने कहा। ये सुन रुद्र उस बच्चे को गोद में लिए हुए ही उठ गया और उसने उस तरफ मुंह घुमाकर देखा जिस तरफ बच्चे ने इशारा किया था। रुद्र ने देखा कुछ ही दूरी पर मीरा ढेर सारे छोटे छोटे गरीब बच्चों के साथ खेलते हुए उन्हें आइसक्रीम खिला रही थी। रुद्र ने जब मीरा का ये रंग देखा तो वो उसमें कहीं खो सा गया और एकटक उसे ही देखने लगा। रुद्र मीरा को देखने में ही खोया हुआ था कि तभी उस बच्चे ने तपाक से कहा, बहुत मस्त दीदी है सर, आपकी और दीदी की जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। ये सुनकर रुद्र ने उस बच्चे की तरफ देखा और उसे अपनी गोद में से नीचे उतारते हुए कहा, बच्चे हो बच्चे की तरह रहो, बड़ों वाली बात मत करो। तो उस बच्चे ने ठीक है कहा और फिर उसे देखकर बोला, आप ये आइसक्रीम लो और खा लो, नहीं तो ये आइसक्रीम पिघल जाएगी। रुद्र ने उसके हाथ से जल्दी से आइसक्रीम ले ली और जैसे ही उसने आइसक्रीम ली वो लड़का दौड़कर मीरा के पास पहुंच गया। उसने मीरा के पास जाकर उसके कान में कुछ कहा तो मीरा रुद्र की तरफ देखकर उसे आइसक्रीम जल्दी से खाने का इशारा करने लगी। रुद्र भी मुस्कुराकर चुपचाप कुछ सोचते हुए वो आइसक्रीम खाने लगा। मीरा ने भी जब रुद्र को मुस्कुराते हुए देखा तो वो मन में ही मुस्कुराने लगी और कुछ सोचते हुए बोली, मुझे तुम्हारी पसंद नापसंद सब पता है रुद्र। धीरे धीरे तुम्हें देखते हुए मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानने लगी हूँ। ये सोचते हुए मीरा नीचे देखते हुए मन ही मन मुस्कुराने लगी थी कि तभी सामने से एक आवाज़ आई, इस छोटी सी और प्यारी सी ट्रीट के लिए थैंक यू सो मच।
मीरा ने जब ये आवाज़ सुनकर ऊपर की तरफ देखा तो सामने रुद्र खड़ा था। रुद्र को अपने पास देखकर एक पल के लिए तो मीरा चौंक गई, फिर उसने खुद को संभालते हुए कहा, वेलकम योर मोस्ट। ये सुनकर रुद्र हंसने लगा और बच्चों के साथ बैठकर आइसक्रीम खाने लगा। फिर उसने मीरा से पूछा, ये बच्चे तुम्हें कहाँ से मिल गए? तुम फ़ोन पर बात कर रहे थे तो मैं बोर होकर यहाँ आ गई। यहाँ आकर मैंने देखा उस तरफ कंस्ट्रक्शन साइट पर बहुत सारे बच्चे थे और सारे बच्चे ऐसे ही खेल रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना इन बच्चों को कुछ खिलाया जाए। इसलिए मैं इन बच्चों को यहाँ लेकर आई और उन्हें पार्टी दे दी। फिर मैंने देखा तुम्हारी कॉल ख़त्म हो गई है, तो मैंने सोचा चलो तुम्हारे पास भी एक आइसक्रीम पहुँचा दी जाए। मीरा, तुम्हें पता है क्या, मुझे तुम्हारे जीवन का आनंद लेने का तरीका पसंद है, यह अद्भुत है। रुद्र की इस बात पर मीरा ने कुछ नहीं कहा और वो बस मुस्कुरा दी। तभी रुद्र का फ़ोन फिर से बजने लगा। उसने फ़ोन निकालकर देखा तो उसके पापा की कॉल आ रही थी। पापा की कॉल देखते ही वो सोचने लगा, कहीं इस निकिता की बच्ची ने जाकर कुछ बकवास तो नहीं कर दी मेरे पापा के सामने। ये सोचते ही रुद्र घबरा गया और उसने खुद से कहा, अब मैं क्या करूं? मीरा ने जब उसे ऐसे डरे हुए देखा तो उसने पूछा, क्या हुआ रुद्र, आर यू ओके? रुद्र ने खुद को संभालते हुए मीरा से कहा, हाँ मैं तो ठीक ही हूँ। तो कॉल उठाओ ना, फ़ोन कब से बज रहा है? रुद्र बोला, हाँ उठाता हूँ, कहते हुए उसने दूसरी तरफ जाकर अधिराज जी की कॉल उठाई। रुद्र ने कॉल उठाने से पहले अधिराज जी की डांट खाने के लिए खुद को तैयार कर लिया था। तभी सामने से आवाज़ आई, हेलो। रुद्र, कहाँ तक पहुँचे बेटा? रुद्र ने जब सामने से आंचल जी की आवाज़ सुनी तो उसने राहत की सांस ली और मन में कहा, अरे पापा के फ़ोन से मम्मी बात कर रही हैं, मैं तो डर ही गया था। तभी आंचल जी ने फिर से पूछा, बताओ ना बेटा क्या हुआ? रुद्र ने खुद को संभालते हुए कहा, माँ हम लोग अभी बस मौसी के घर पहुंचने ही वाले हैं। यहाँ से मौसी का घर सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर है। 10 मिनट में हम मौसी के घर पर पहुंच जाएंगे माँ। ये कहकर रुद्र ने तुरंत अपने पापा के बारे में जानने के लिए आंचल जी से पूछा, अरे माँ वैसे आपने पापा के फ़ोन से कॉल क्यों किया है? कोई बात है क्या? तो आंचल जी ने कहा, अरे वो मेरा मोबाइल डेड हो चुका है तो मैंने तेरे पापा के फ़ोन से ही तुझे कॉल लगा लिया। वैसे हम मौसी को लेकर घर आ चुके हैं। ठीक है तो तू मौसी को लेकर परेशान मत होना और हाँ जल्दी से घर आ जाना। रुद्र ने कहा, ओह अच्छा ठीक है माँ, चलो ठीक है रुद्र, मैं फ़ोन रखती हूँ, तुम अपना और मेरा दोनों का ध्यान रखना। ठीक है, रुद्र ने हाँ ठीक है माँ कहते हुए फ़ोन रख दिया। फ़ोन रखकर जब उसने सामने की तरफ देखा तो सारे बच्चे वापस जा चुके थे और मीरा उसकी तरफ मुंह किए हुए ही उसे देखे जा रही थी। रुद्र फ़ोन रखकर उसके पास आया और उसने मीरा से कहा, अरे इन सब फ़ोन कॉल्स के चक्कर में तो मैं मैकेनिक को फ़ोन करना भूल ही गया। तुम टेंशन मत लो रुद्र, मैंने मैकेनिक को कॉल कर दिया है, वो अभी बस 5 मिनट में आता ही होगा। वो गाड़ी लेकर जाएगा और हमें शाम होने से पहले मौसी के घर वापस दे भी जाएगा। रुद्र ने जब ये सुना तो वो मीरा से और भी ज़्यादा इम्प्रेस हो गया और अपने मन में सोचने लगा, क्या गजब लड़की है ये, तुरंत प्रॉब्लम सॉल्व कर देती है। सच में ब्यूटी विद ब्रेन का परफेक्ट एग्जाम्पल है ये तो। रुद्र को सोचता हुआ देखकर मीरा ने उससे कहा, अब कहाँ खो गए? रुद्र अपनी सोच से बाहर निकलते हुए बोला, कहीं नहीं, मैं तो बस ये सोच रहा था कि तुम कितनी समझदार हो। अरे एक मैकेनिक को बुलाने में कौन सा बड़ा समझदारी का काम है। तुम बिना रुद्र, वैसे सोचना बाद में, फ़िलहाल यहाँ से चलो ताकि मौसी के घर हम जल्दी से पहुँच सके। रुद्र ने ठीक है चलो कहा और वो दोनों रिक्शा ढूंढने चल दिए। इधर निकिता ने अपनी लगभग आधी डायरी के पन्नों में बहुत सारी लव वाली शायरी लिख दी और सबसे आगे वाले पेज पर एक बड़ा सा दिल बनाकर उसमें लिख दिया, आई लव यू रुद्र। फिर उसने ये डायरी जानबूझकर अपने बैग में इस तरह से रख दी जिससे वो सबको दिखाई दे और हो सके तो सबके सामने ये डायरी गिर भी जाए। फिर सब इस डायरी में लिखे एक एक अल्फाज को पढ़ लें, ये सोचते हुए निकिता 5 मिनट में जाकर तैयार हो गई और फिर उस डायरी वाले बैग को लेकर बाहर की तरफ निकल पड़ी। उसने देखा रुद्र की पूरी फैमिली उसकी मौसी के साथ हॉल में बैठी हुई थी। निकिता ने खुश होते हुए खुद से कहा, अरे वाह मेरा काम तो और भी आसान हो गया, अब मुझे किसी को ढूंढने जाने की भी ज़रूरत ही नहीं है। सभी यहीं एक साथ बैठे हुए हैं, लेकिन नहीं, वहाँ सबके सामने मैं डायरी गिराऊंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। एक काम करती हूँ, डायरी में यहीं सीढ़ियों पर गिरा देती हूँ। ये सोचते हुए ही निकिता ने जल्दी से आसपास देखा, वहाँ कोई भी नहीं था। तो उसने जल्दी से डायरी निकाली और उसका फर्स्ट पेज खोलकर उसे उल्टा गिरा के रख दिया ताकि सबको वो डायरी उठाते ही रुद्र आई लव यू वाला पेज ही दिखे। ऐसा करके निकिता जल्दी से नीचे चली आई और आकर सबके पास बैठ गई। मौसी ने उसे देखकर तुरंत पूछा, ये कौन है आंचल? उनके इस सवाल का जवाब अधिराज जी ने देते हुए कहा,
अरे ये मेरे दोस्त की बेटी है, बाहर विदेश में जॉब करती है, बचपन से हम इसे देख रहे हैं, बहुत ही सुलझी हुई लड़की है और बहुत ही प्यारी भी है। मौसी ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला दिया तो निकिता सोचने लगी, मौसी के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेना पड़ेगा क्या, नहीं तो मैं संस्कारी लड़की कैसे कहला पाऊंगी। ये सोचते हुए उसने मजबूरन मौसी के पैर छुए। तभी दीप्ति किचन से बाहर निकल कर आई और उसने आंचल जी की ओर देखते हुए कहा, माँ मैं ऊपर फ्रेश होने जा रही हूँ, ठीक है थोड़ी देर में आती हूँ। ये कहते हुए दीप्ति ऊपर की तरफ जाने लगी तो निकिता ने तुरंत अधिराज जी से कहा, अंकल मैं थोड़ा बाहर घूम कर आती हूँ, बहुत दिन हो गए मैं कहीं गई ही नहीं। अधिराज जी ने कहा, ठीक है बेटा, रुक मैं किसी को तेरे साथ भेज देता हूँ, उसके साथ चली जाना। अरे नहीं अंकल, अगर कोई मेरे साथ जाएगा तो मैं इंजॉय नहीं कर पाऊंगी, मैं अकेले ही चली जाऊंगी, आप बस मुझे गाड़ी की चाबी दे दीजिए। ओके बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी, ये लो चाबी और घुमाओ जहाँ तुम्हें मन करे। मैं बस कुछ दूरी तक ही जा रही हूँ, जल्दी ही वापस आ जाऊंगी। अधिराज जी ने कहा, ठीक है बेटी जाओ। तो निकिता जल्दी से सबको बाय बोलकर घर से बाहर चली गई। इधर दीप्ति जैसे ही ऊपर जाने को हुई, उसे निकिता की वो डायरी गिरी हुई मिल गई। ये किसकी डायरी है, चलो जाने दो, किसी की भी हो, बस किसी का पैर ना पड़ जाए इस पर। ये सोचते हुए दीप्ति ने जल्दी से डायरी उठा ली और डायरी उठाकर जैसे ही उसने डायरी को पलटा, उसे वही पेज दिखा जिसमें लिखा हुआ था, आई लव यू रुद्र। दीप्ति ने जब वो डायरी देखी तो कुछ देर के लिए तो वो चौंक गई। फिर उसने सोचा, ये किसकी डायरी हो सकती है जिसने रुद्र के बारे में ऐसा कुछ लिखा हो। ये सोचते हुए दीप्ति ने जल्दी से आगे पलटकर उस डायरी में लिखा हुआ नाम पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ निकिता का नाम देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वो जल्दी से वापस नीचे की तरफ भागी ताकि और सब भी ये डायरी देख सकें। इधर मीरा और रुद्र रिक्शा ढूंढने में लगे हुए थे। थोड़ी देर घूमने के बाद उन्हें रिक्शा मिल गई और वो दोनों उसमें बैठकर मौसी के घर की ओर जाने लगे। रुद्र रिक्शे में बैठकर अनकंफर्टेबल फील कर रहा था, जिसे देखकर मीरा ने पूछ लिया, रुद्र तुम पहले कभी रिक्शा में नहीं बैठे हो क्या। रुद्र ने अजीब सा मुंह बनाते हुए कहा, नहीं कभी नहीं बैठा, पहली बार बैठ रहा हूँ। पर अच्छा है, इतना भी बुरा नहीं होता है रिक्शा में ट्रेवल करना। उसे ऐसा बोलते देख रिक्शे वाले ने कहा, अरे बड़े बाबू तुम पहली बार बैठे हो ना ही रिक्शा में, तो तुम फिक्र ना ही करो, तुमको हम सही सलामत तुम्हारी मंजिल तक पहुंचा देंगे। कहते हुए उसने रिक्शा धीमे कर अपने मुंह से लाल पान निकालकर जोर से पिचकारी मारते हुए बाहर को थूक दिया। ये देखकर रुद्र ने मुंह बना लिया तो रिक्शा वाले ने अपने मिरर में उसका मुंह बनता हुआ देख लिया। इसलिए उसने आगे कहा, लागत है बड़े बाबू तुमने कबू पनवा नहीं खाया है, वरना ऐसे मुंह ना ही बनाते। तुम एक काम करो, आज तुमको हम एक पान खिलावत है, तुमको भोलेनाथ की कसम, एक पान तो खाए की ही पड़ी। रुद्र चिढ़ते हुए बोला, नहीं नहीं मैं ये सब नहीं खाऊंगा, और तुमने भोलेनाथ की कसम काहे को दी मुझे। तो रिक्शा वाले ने कहा, वो काहे ना बड़े बाबू, भोलेनाथ का नाम लिए बिना कौनो काम हुआ है का आज तक। अरे भोलेनाथ है तो सब हैं, जय भोलेनाथ। और आप एक बार अगर पान खा लेंगे तो कौन सा आप गरीब हो जाओगे बाबू, आप जैसे बड़े बाबू की वजह से तो ये हमारा धंधवा चलता है। तो आज आप हमारी तरफ से एक पान खा ही लीजिएगा। इस बात पर मीरा ने कहा, ठीक है भैया, तुम एक काम करना, हमें पान लेकर हमारे हाथ में दे देना, हम खा लेंगे, पर पहले हमें जल्दी से हमारी मंजिल तक पहुंचा दो। ज़रूर गौरी मैम, अभी पहुंचा ही देते हैं। कहते हुए वो रिक्शा तेज चलाने लगा। इधर दीप्ति जल्दी से डायरी लेकर आंचल जी के पास आई तो आंचल जी भी डायरी में लिखे हुए शब्दों को देखकर खुश हो गई। फिर एक एक करके सबने उस डायरी को देखा। सब ये जानकर बहुत खुश हो गए कि निकिता रुद्र से प्यार करती है। लेकिन इन सब में सबसे ज़्यादा खुश तो अधिराज जी ही थे। उन्होंने तुरंत सबसे कहा, मैं अभी मेरे दोस्त को फ़ोन करके रुद्र के लिए निकिता का हाथ मांग लेता हूँ। मैं तो बहुत खुश हूँ कि निकिता जैसी लड़की मेरे घर की बहू बनेगी और हम सबका सपना भी सच हो जाएगा। क्यों भाग्यवान। इस बात पर मौसी ने बीच में अधिराज जी को टोकते हुए कहा, अरे पर इस बारे में एक बार रुद्र से तो पूछ लेते हैं कि उसकी क्या राय है। तो अधिराज जी बोले, इसमें रुद्र से क्या पूछना है, मुझे पता है निकिता का नाम सुनकर तो वो बहुत खुश हो जाएगा। ये दोनों तो बचपन से एक दूसरे के साथ ही रहे हैं और अब आगे भी हमेशा के लिए साथ रहेंगे। ये कहते ही अधिराज जी ने तुरंत निकिता के पापा को कॉल लगा दिया। सामने से आवाज़ आई, हेलो। हाँ बोलो अधिराज, कैसे हो। हाँ विजय, मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो। हाँ अधिराज, मैं भी ठीक हूँ, तुम अपना हालचाल बताओ। निकिता तुझे ज़्यादा परेशान तो नहीं कर रही है ना। तो अधिराज जी बोले, अरे नहीं नहीं, निकिता मुझे क्यों परेशान करेगी, वो मेरी बेटी नहीं है क्या। तू भी ना विजय, कैसी बात करता है, वैसे बहुत खुशी हुई तेरी आवाज़ सुनकर, कितने दिनों बाद बातें हो रही हैं हमारी।
हाँ यार, सही कह रहा है, बहुत दिनों बाद बात हो रही है हमारी। पर कोई नहीं, मैं जल्दी ही इंडिया आने वाला हूँ, तो हम दोनों जल्दी ही मिल भी लेंगे। इस बात पर अधिराज जी ने कहा, हाँ वो तो हम ज़रूर मिलेंगे, लेकिन आज मैंने तुझसे कुछ ज़रूरी बात करने के लिए कॉल किया है, और वो बात निकिता को लेकर है। विजय जी ने जब ये सुना तो उन्होंने तुरंत घबराते हुए पूछा, क्या हुआ उसे, वो ठीक तो है ना, या फिर कहीं चली गई? क्या हुआ बताओ धनराज। तो अधिराज जी ने हंसते हुए कहा, तेरी निकिता को बुखार हुआ है। क्या बात कर रहे हो, कल तक तो ठीक थी, आज अचानक से बुखार कैसे? इस बात पर अधिराज जी ने हंसते हुए फिर से कहा, अरे रे बस शांत हो जा विजय, कुछ नहीं हुआ है तेरी निकिता को, उसे बस बुखार चढ़ा है, वो भी ऐसा वैसा बुखार नहीं, इश्क का बुखार। विजय जी ने चौंकते हुए पूछा, क्या इश्क का बुखार, और निकिता को? वो किससे इश्क करने लगी? तो अधिराज जी ने कहा, हमारे बेटे रुद्र से, और किससे करेगी? क्या बात कर रहे हो धनराज, क्या तुम सही कह रहे हो? अधिराज जी ने खुश होते हुए कहा, हाँ मैं 100% सच कह रहा हूँ, हमें अभी अभी गलती से उसकी लिखी हुई डायरी मिली है, जिसमें उसने रुद्र के इश्क में ना जाने कितनी सारी शायरियाँ लिखी हुई हैं। तुम भी डायरी देखोगे तो पागल हो जाओगे, मैं अभी तुम्हें पहले पेज का फ़ोटो खींच कर भेजता हूँ, तू भी देख ले। धनराज वैसे तो मुझे तुझ पर पूरा विश्वास है, पर फिर भी मेरी खुशी के लिए तू फ़ोटो भेज ही देना। हाँ ज़रूर विजय, ज़रूर, लेकिन इसी खुशी में आज मैं तुझसे अपने बेटे के लिए, तुम्हारी सबसे प्यारी बेटी निकिता का हाथ मांगता हूँ। अरे ये हाथ तो मैंने तुझे कब का दे दिया था ठाकुर, पर फिर भी तू आज कह ही रहा है, तो जा, तुझे हाथ दिया, तू भी क्या याद करेगा कि किस रईस से पाला पड़ा था तेरा? विजय ने हंसते हुए कहा। तो इस बात पर अधिराज जी बोले, अरे वाह, तेरे दिमाग से अभी तक शोले निकली नहीं? अरे ऐसे कैसे निकल जाएगी, ज़माना बदला है पर हम नहीं, मेरे दोस्त। ये सुनकर अधिराज जी और उनके दोस्त विजय दोनों एक साथ फ़ोन पर हंसने लगे। इधर रुद्र और मीरा दोनों मौसी के घर पहुंच गए थे। रुद्र ने पहले एक नज़र घर की तरफ देखा, फिर उसने रिक्शे वाले को जल्दी से पैसे दिए। मीरा अंदर से तो डरी हुई थी, पर रुद्र के सामने खुद को स्ट्रांग दिखाने के लिए वो अपने डर को बाहर नहीं आने दे रही थी। तभी रिक्शे वाले ने अपने हाथ में एक पान पकड़कर रुद्र की ओर बढ़ाते हुए कहा, अरे भैया एक पान तो खा ही लियो। वैसे तो हम, वो अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही मीरा ने उसके हाथ में से पान ले लिया और कहा, हाँ हम खा लेंगे, एक काम करो तुम अब जाओ, हमें थोड़ा काम है। इस बात पर रिक्शे वाला शर्माते हुए मीरा से बोला, अगर आप बुरा ना मानो तो एक बात कही आपसे। मीरा ने मन में सोचा, यार ये बंदा कहाँ से हमारे पीछे पड़ गया है। फिर उसने बेमन से कहा, हाँ कहो। तो रिक्शा वाले ने नजर झुकाते हुए कहा, आप बहुत खूबसूरत हो, एकदम जैसे पूनम का चांद। ये सुनकर रुद्र ने गुस्से में कहा, तुम यहाँ से जाओ जल्दी। तो रिक्शा वाले ने जाते जाते चिल्लाते हुए कहा, गौरी मैडम, भोलेनाथ की कसम आप एकदम दूधिया आकाश जैसी हो। रुद्र गुस्से में उसके पीछे जाने को हुआ तो मीरा ने उसे रोक लिया और कहा, रुद्र जाने दो उसे, हम अंदर चलते हैं। तो रुद्र ने कहा, तुमने देखा ना वो कैसे बदतमीजी कर रहा था तुमसे। रुद्र जाने दो उसे, छोड़ो इन बातों को, हम जिस काम से आए हैं पहले वो कर लेते हैं। ये कहते हुए मीरा रुद्र को अंदर ले गई और जाते जाते उसने वो पान का बेड़ा भी बाहर ही फेंक दिया। रुद्र और मीरा दोनों ही मौसी के घर के अंदर गए। अंदर जाने के पहले ही मीरा ने अपने पर्स में रखी हुई हनुमान चालीसा को निकाल लिया था, ताकि अगर भूत सच में हो तो वो हनुमान चालीसा सुनकर दूर से ही भाग जाएं। रुद्र अंदर गया और जाकर सोफे पर बैठ गया। मीरा ने उसे इतना रिलैक्स बैठा देखकर कहा, तुम बैठ क्यों गए? हम इतने थके हारे आए हैं, जरा सा सांस भी लेने दोगे तुम मुझे या नहीं? मीरा रुद्र की बात सुनकर ठीक है कहते हुए किचन में जाने लगी। तभी उसे एक रूम में कुछ जोर से गिरने की आवाज़ आई। रुद्र और मीरा ने जब वो आवाज़ सुनी तो वो जल्दी से उस रूम की तरफ भागे। जब वो उस रूम में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहाँ एक साइड में रखा हुआ बड़ा सा डब्बा अपने आप बिखर गया था। ये देखकर वो दोनों कुछ सोचने लगे, और जैसे ही वो दोनों आगे बढ़कर उस डिब्बे को उठाने वाले थे, तभी अचानक से रूम का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। ये देखकर उन दोनों ने जल्दी से दरवाजे की तरफ देखा जो अपने आप बंद हो चुका था। वो दोनों दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से खोलने की कोशिश करने लगे, पर दरवाज़ा नहीं खुला। रुद्र ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, कौन है यहाँ, कौन हमें परेशान कर रहा है? देखो मैं इन सारी बातों से डरने वाला नहीं हूँ, तो मुझे डराने की कोशिश भी मत करो। हेलो, कोई है, कोई सुन रहा है मेरी आवाज़? तभी मीरा ने डरते हुए कहा, हाँ है ना भूत। देखो रुद्र, तुमने मेरी बात नहीं मानी, अब भुगतो। मैंने कहा था कि ये सच में भूत ही है, इसलिए हम किसी तांत्रिक को साथ में ले चलते हैं। लेकिन नहीं, तुम्हें तो अकेले ही भूतों से जंग लड़नी थी ना, तो लड़ो और जीतो जंग। मैं तो भूतों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगी कि वो मुझे छोड़ दें और चाहे तो तुम्हें ले जाएं।
क्योंकि उन्हें इग्नोर मारने वाले सिर्फ तुम हो। मैंने तो पहले ही सोच लिया था कि यहाँ आकर भूतों से माफ़ी मांगूंगी और उन्हें यहाँ से चले जाने को कहूंगी, क्योंकि भूत भी सॉरी की भाषा समझते हैं। पर तुम ना एक नंबर के दुष्ट हो, भूतों पर ही विश्वास नहीं करते। इस बात पर रुद्र ने कहा, मेरा मुझे लग रहा है तुम ना बिल्कुल पागल हो गई है, इसलिए कुछ भी बके जा रही हो। और किसने कहा मैं भूतों और आत्माओं पर बिलीव नहीं करता? मैं हर चीज़ में बिलीव करता हूँ। पर मैंने सिर्फ इतना कहा था कि मौसी के घर में कोई भूत नहीं है। मौसी को डराने के लिए किसी ने ये साजिश की है, यहाँ भूत नहीं हो सकते। अच्छा, लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? हमारे घर में घुसने के बाद से अभी तक जो कुछ भी हुआ ना, वो यही इंडिकेट करता है कि यहाँ पर भूत हैं, और वो भी असली वाले। पर तुम्हें तो तब तक यकीन नहीं होगा ना जब तक भूत मेरे अंदर समा ना जाए, मेरे पूरे बाल बिखर न जाए और मेरे अंदर भूत घुसने से मेरा शरीर लाल नीला पीला काला ना हो जाए। तब तक तुम यकीन नहीं करोगे, है ना? मुझे पता है तुम्हें वो चुड़ैल दिखनी चाहिए, तभी तुम भूत पर यकीन करोगे। और मुझे पता है वो भूत हमेशा लड़कियों को ही टारगेट करते हैं, क्योंकि लड़कियां भूत के गेटअप में असली चुड़ैल लगती हैं ना, इसलिए। है बजरंग बली, मुझे बचा लेना। वैसे मुझे पूरी हनुमान चालीसा नहीं आती है, पर मैं ये बुक में से देखकर ज़रूर पढ़ लूँगी। रुद्र ने जब मीरा की यह हालत देखी तो कहा, तुम मेरी हेल्प करने आई थी या फिर मुझे डिस्ट्रैक्ट करने? तुम ना सच में पागल हो गई हो, और अगर भूत यहाँ भूल से भी आ गया ना, तो तुम्हें देखकर यहाँ से छूमंतर हो जाएगा, क्योंकि तुम असली चुड़ैल से भी ज़्यादा भयानक लग रही हो इस समय। इस बात पर मीरा भड़कते हुए बोली, कहना क्या चाहते हो तुम? एक तो मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए तुम्हारे साथ खड़ी हूँ, और तुम मुझे ही सुना रहे हो? अगर तुम मेरी हेल्प करने आई हो ना, तो प्लीज़ कुछ देर के लिए तुम शांति से एक जगह बैठ जाओ। मैं कुछ करता हूँ। पहले तो हमें इस रूम से बाहर निकलना होगा, वरना हम यहीं घुट घुट कर मर जाएंगे, और फिर बाद में हम दोनों की आत्माएं यहीं भटकेंगी। इसलिए तुम एकदम चुपचाप बैठ जाओ, बिल्कुल भी आवाज़ नहीं होनी चाहिए। टू बी कंटिन्यूड।